नमस्कार। आज हम बात करेंगे मुंशी प्रेमचंद की एक ऐसी कहानी की जो समय से परे है। दो बैलों की कथा। अब देखिए, ये सिर्फ जानवरों की कहानी नहीं है, बल्कि दोस्ती, आज़ादी और अपनेपन की एक ऐसी दास्तान है जो आज भी हमें बहुत कुछ सिखाती है। तो चलिए, इसके गहरे मतलब को समझने की कोशिश करते हैं। कहानी की शुरुआत ही इस एक लाइन से होती है, जो असल में पूरी कहानी का सार है। यह हमें सोचने पर मजबूर कर देती है कि क्या असली खुशी सिर्फ आज़ाद हो जाने में है या फिर किसी के प्यार और अपनेपन के एहसास में। यही सवाल है जो पूरी कहानी में हमारे साथ चलता है। तो चलिए, सबसे पहले मिलते हैं इस कहानी के दिल और धड़कन से। वो दो बैल, हीरा और मोती, ये सिर्फ जानवर नहीं, इस कहानी के असली हीरो हैं। प्रेमचंद ने हीरा और मोती को सिर्फ जानवर की तरह नहीं दिखाया, बल्कि उन्हें इंसानी जज्बातों का प्रतीक बना दिया है। उनकी दोस्ती, आज़ादी के लिए उनकी छटपटाहट और अपने सम्मान के लिए उनका संघर्ष, ये सब कहीं ना कहीं हम इंसानों की ही कहानी है। अच्छा, पर उनकी दोस्ती इतनी गहरी थी कैसे? क्या जानवरों में भी हम इंसानों की तरह सोचने समझने की शक्ति हो सकती है? प्रेमचंद हमें दिखाते हैं कि हाँ, बिल्कुल हो सकती है। उनकी दोस्ती कोई मामूली दोस्ती नहीं थी। वो हमेशा साथ रहते, साथ काम करते, मुश्किल वक्त में एक दूसरे की हिम्मत बनते थे। और सबसे बड़ी बात, एक का दर्द दूसरा महसूस कर सकता था। ये एक ऐसा रिश्ता था जो शब्दों से कहीं ज्यादा गहरा था। प्रेमचंद यहाँ एक बहुत ही खूबसूरत शब्द का इस्तेमाल करते हैं, मूक भाषा, मतलब बिना बोले बात करने की जबान, जिसमें शब्द नहीं होते, सिर्फ एहसास होते हैं। इसी मूक भाषा से हीरा मोती एक दूसरे का हर सुख, दुख, गुस्सा और प्यार सब कुछ समझ जाते थे। और जानते हैं उनकी इस भाषा का जरिया क्या था? उनकी आंखें। वो एक दूसरे को देखकर ही मन की हर बात जान लेते थे। उनकी आंखों में शिकायत भी थी, प्यार भी था और एक दूसरे के लिए एक अटूट विश्वास भी। लेकिन उनकी ये शांत जिंदगी हमेशा ऐसी नहीं रहती। कहानी में एक मोड़ आता है जब उन्हें क्रूरता और नाइंसाफी का सामना करना पड़ता है। तो ऐसे में उन्होंने कौन सा रास्ता चुना? चुपचाप सब सहने का या फिर संघर्ष का? और यहीं पर कहानी एक बहुत बड़ा, बहुत जरूरी सवाल खड़ा करती है। क्या जुल्म को चुपचाप सह लेना भी जुल्म करने वाले का साथ देने जैसा नहीं है? कहानी के हिसाब से इसका जवाब है एक जोरदार हाँ, क्योंकि जब जुल्म हद से गुजर जाए तो खामोश रहना भी एक तरह से अपनी रजामंदी देने जैसा हो जाता है। तो हीरा और मोती के लिए संघर्ष करना इसलिए जरूरी हो गया था क्योंकि जुल्म बर्दाश्त के बाहर था। अगर वो चुप रहते तो जुल्म करने वाले की हिम्मत और बढ़ जाती। इसीलिए उन्होंने आवाज उठाई और उनका यही विरोध उनकी आजादी की वजह बना। तो ये जो रस्सियां टूटी, ये सिर्फ बंधन का टूटना नहीं है, ये आजादी की उस जबरदस्त इच्छा का प्रतीक है जो किसी भी जुल्म और सितम से कहीं ज्यादा ताकतवर होती है। लेकिन क्या वो सिर्फ जुल्म से आजादी चाहते थे या उनकी तलाश किसी और चीज की थी? इस पूरे संघर्ष के दौरान वो असल में ढूंढ रहे थे थोड़ी सी करुणा, थोड़ा सा अपनापन। इस कहानी में हमें दो अलग अलग तरह का प्यार देखने को मिलता है। एक तरफ उनके मालिक झूरी का प्यार है, जो सच्चा तो है लेकिन शायद हालातों से बंधा हुआ है। वहीं दूसरी तरफ उस छोटी सी बच्ची की निस्वार्थ करुणा है, जो बिना किसी शर्त के चुपके से उन्हें रोटियां खिलाकर अपनापन दिखाती थी। और यहीं आकर कहानी का सबसे गहरा पहलू सामने आता है। उनकी असली मंजिल सिर्फ आजादी पाना नहीं थी, बल्कि वो अपनापन पाना था। वो उस प्यार और उस सुरक्षा को ढूंढ रहे थे जो उन्हें अपने घर पर, अपने मालिक झूरी के पास मिलती थी। असल में उनकी सारी लड़ाई घर वापसी के लिए थी। तो फिर इस पूरी कहानी का निचोड़ क्या है? प्रेमचंद हमें हीरा और मोती के जरिए आखिर क्या समझाना चाहते हैं? कहानी का सबसे बड़ा और सबसे साफ संदेश यही है कि अन्याय को सहना भी अन्याय करने में भागीदार बनने जैसा है। यह हमें याद दिलाता है कि गलत के खिलाफ आवाज उठाना सिर्फ हमारा हक नहीं, बल्कि हमारी जिम्मेदारी भी है। और आखिर में ये कहानी एक बड़ा सवाल हम सब के लिए छोड़ जाती है। प्रेम और स्वतंत्रता, इन दोनों में से किसी भी प्राणी के लिए ज्यादा कीमती क्या है? शायद इसका जवाब हर किसी के लिए अलग अलग हो। इसी विचार के साथ आज की ये चर्चा यहीं समाप्त होती है। नमस्कार।